हेलो दोस्तों, पीसीएस लाइव की प्यारी मैगजीन में आपका स्वागत है। और ये अगस्त साप्ताहिक का पहला संस्करण है और पहले हफ्ते की न्यूज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी लोगों का शुक्रिया जिन लोगों का इस मैगजीन में योगदान रहा है। खासतौर पे मैं चाहे वो यूपी पीसीएस डेली न्यूज़ वाले आशीष भैया हों या उत्कर्ष सर हों, जय हो स्टडी वाले, सभी लोगों ने एक तरीके से हम लोगों को प्रेरित किया है कि हम कुछ एक ऐसा कंटेंट बनाएं जो पीसीएस के लिए बहुत किफ़ायती हो और पीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट है ये हमेशा आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। यानी इसकी पीडीएफ और इसकी पीडीएफ पे आने वाले जो भी क्लासेस होंगी, जो भी लेक्चर्स होंगे, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स के मामले में फ्री रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं विशेष आलेख के ऊपर। अंतरिक्ष में जानिसार जीएसएलवी F-16 मिशन। पीसीएस लाइव में जो भी चीज़ विशेष आलेख में आएगी, समझ लीजिएगा कि परीक्षा के लिए उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा है और वहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश न केवल यूपीएससी में बल्कि पीसीएस में भी बराबर की रहेगी। इसलिए हम लोग जीएसएलवी F-16 मिशन के बारे में देख लेते हैं। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। तो अब दोस्तों, इसमें कुछ बातें आ रही हैं, जैसे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अपर्चर का मतलब क्या होता है? अपर्चर रडार का मतलब ये होता है कि आपने एक बहुत सारा डेटा का सेट लिया, बहुत सारा डेटा सेट लिया और उस डेटा सेट से एक नया डेटा सेट आपने बना दिया। इस पूरी प्रोसेस को अपर्चर बोलते हैं। आपने बहुत सारा डेटा लिया, उससे एक नया डेटा बना दिया, यानी इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस, उनसे एक बेटर इमेज आपने क्रिएट कर दी। क्या हो गया? अपर्चर हो गया। तो नासा और इसरो यही काम तो कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की बेहतर तस्वीरें ले रहे हैं, धरती की बेहतर तस्वीरें ले रहे हैं, ताकि नतीजे क्या हों? नतीजे बेटर हों। उसके लिए हम लोग अपर्चर रडार तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और ये सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित करने का मतलब क्या होता है? सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित होने का मतलब होता है, जैसे ये अपना सन है, ये अपनी अर्थ है, तो कोई उपग्रह अगर इस तरीके से हमने लॉन्च कर दिया तो उसके साथ दिक्कत क्या होगी कि कभी ना कभी वो धरती के पीछे छुप जाएगा। अगर हमने इस तरीके से कर दिया तब भी वो धरती के पीछे छुप जाएगा। लेकिन अगर हम इसे सूर्य समकालिक कक्षा में रखेंगे तो सूर्य समकालिक कक्षा में रखने का मतलब होगा, इस तरीके से उपग्रह को आपने लॉन्च कर दिया, वो हमेशा सूर्य के ही सामने रहेगा, सूर्य के सामने रहेगा और इसके लिए इसमें प्रतिदिन 1 डिग्री का परिवर्तन कर दिया जाएगा ताकि यह सूर्य समकालिक कक्षा में बना रहे और सूर्य की प्रकाशमान रेखा के अंदर ये स्थापित रहे। अब बताइए, आपको फोटो खींचने के लिए उजाले की जरूरत होगी या अंधेरे की जरूरत होगी? जब आप उजाले में फोटो खींचोगे, फोटो उतनी ही क्लियर आएगी, उतनी ही अच्छी आएगी। इसीलिए इसे सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। ये तो हो गई फिल्म्स की बात। फिर इसके बाद इसमें नासा निर्मित एल बैंड, भैया याद रखना, नासा ने कौन सा बैंड बनाया है? एल बैंड बनाया है और इसरो ने एस बैंड बनाया है। ये बैंड क्या होते हैं? ये बैंडविड्थ होती है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी ये झेल सकते हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर सकते हैं। ये जो बैंड होते हैं ये फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, इनकी एक बैंडविड्थ होती है जिसमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही ये ग्रहण कर सकते हैं। यह भी पहली बार हुआ है कि ये रडार निसार के लिए एक संभव बनाते हैं कि बादलों, पेड़ पौधों के बीच से भी सतह पर केवल चंद सेंटीमीटर माप के बदलावों को पहचान सके। यानी इन बैंड से फायदा ये हुआ है, इस रडार से फायदा ये हुआ है कि आप अब बादलों और पेड़ पौधों के बीच से भी सतह पर अगर कोई बदलाव हुआ है तो आप उसको देख सकते हो। भूमि विकार, ग्लेशियर प्रभाव, बायोमास, भूमि उपयोग में बदलाव, मतलब कुल मिला के इसके बहुत सारे बृहद उपयोग हैं। फिर इसके बाद प्रभात संध्या कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक अन्य नाम है। आप डॉन डस्क ऑर्बिट का नाम याद रखना कि इसको डॉन डस्क ऑर्बिट में रखा गया है। कल के दिन हो सकता है कि वो आपसे सन सिंक्रोनस ना बोल के कहें कि इसको डॉन डस्क ऑर्बिट में रखा गया है, तब भी ये बात एकदम सही होगी। ठीक है, तो चाहे ये आ जाए कि इसे सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, चाहे ये आ जाए कि डॉन डस्क ऑर्बिट में रखा गया है, तो दोनों ही बात सही होंगी। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी परीक्षा के लिए है वो है हर 12 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होगी। यानी हर 12 दिन पे ये पृथ्वी का पूरा मानचित्र बना लेगा, पृथ्वी का 12 दिन में, और फिर से बार 12 दिन के अंतराल पर बनाता रहेगा। फिर ये सारी चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यह एक ही कक्षीय चक्र में मैंग्रोव के विस्तार, शहरी अवतरण, तो ये इसके अनुप्रयोग हैं, ये आप पढ़ सकते हो। अब इसका जो परीक्षण किया गया या इसका प्रक्षेपण किया गया, कौन से रॉकेट से किया गया, याद रखना आप लोग, जीएसएलवी मार्क 2 से इसका प्रक्षेपण किया गया है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2। अब एक चीज़ और आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि इसरो के कौन से लॉन्चर को नॉटी बॉय बोला जाता है? तो आपको याद करना होगा, जीएसएलवी मार्क 2 को नॉटी बॉय कहा जाता है। पीएसएलवी को क्या कहा जाता है? पीएसएलवी को वर्क हॉर्स बोला जाता है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो है पीएसएलवी और नॉटी बॉय है जीएसएलवी मार्क 2, आप लोगों की तरह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें थी वो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। अब ये चीज़ जो है ये आपके यूपीएससी के लिए जरूरी है। 1 गीगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़ एल आवृत्ति, 2 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में एस आवृत्ति, 4 से 8 के बीच में सी बैंड, 8 से 12 के बीच में एक्स बैंड, 12 से 18 के बीच में के यू बैंड, 18 से 27 के बीच में के बैंड और 27 से 40 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में के ए बैंड, और जो बी बैंड होता है 40 से 75 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होता है और डब्ल्यू बैंड 75 से 110 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होता है। यानी जैसे जैसे स्पेक्ट्रम का बैंड बढ़ता जाता है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे ससेप्टिबिलिटी टू रेन फेडिंग, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नतीजे स्पष्ट बताने हैं तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही बेहतर नतीजे सामने आएंगे। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी थी। ये हमने इसरो का निसार वाला मामला देख लिया। निसार वाले मामले में एक चीज़ थी सेंडई फ्रेमवर्क। सेंडई फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के बीच में विकसित किया गया है। 2015 से 2030 तक की अवधि के लिए यह संचालित रहेगा और इसका काम क्या है? आपदा के जोखिम से विकास लाभों की रक्षा करना। ठीक, फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हमने आपको पहले बता दिया। एसएसओ एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है, ये धरती है। अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है कोई उपग्रह तो उसको ध्रुवीय कक्षा बोलेंगे। ठीक है, ध्रुवीय कक्षा बोलेंगे। अगर वो इस टाइप से कक्षा में घूम रहा है, विषुवतीय प्रकार से कक्षा में घूम रहा है, तो 2 प्रकार की कक्षाएं हो सकती हैं। एक कक्षा का नाम हम कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस, यानी भूतुल्यकालिक कक्षा हो सकती है, एक हो सकती है भूतुल्यकालिक और एक हो सकती है भू संक्रमणकालिक। भू संक्रमणकालिक में जो उपग्रह होता है उसको कुछ डिग्री के कोण पे घुमा दिया जाता है, जबकि भूतुल्यकालिक में 0 डिग्री पे रखा जाता है। ठीक, और उनकी जो कक्षीय अवधि होती है दोनों की 24 आवर होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह होते हैं उनका क्या होता है? वो जल्दी घूमते हैं, लगभग उनकी 90 मिनट होती है कक्षीय अवधि। तो ये आपके बेसिक व्यू है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय सुर्खियों पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास परियोजना और इसके तहत
रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। तो ये प्रश्न सीधा-सीधा बन सकता है कि कितने रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत, जो विश्व की सबसे बड़ी पुनर्विकास परियोजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये वाली बात। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है दीनदयाल पोर्ट कांडला। तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र लागू किया और ये नेट जीरो विजन को सशक्त बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर 44वां व्यापारी महासम्मेलन, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद कर लो, नई दिल्ली में हुआ आकाशवाणी भवन में। और यहाँ पर जो उद्योगपति या व्यापारी आते हैं उनको भामा शाह रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। भामा शाह रत्न का पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो महान व्यापारी रहे। तो इतनी बात याद कर लो। बसोहली उत्सव ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सबसे पहले आयोजन इसका कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ। और कब आयोजन हुआ? 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक इसे आयोजित किया जाएगा। ये इसका तीसरा संस्करण है और रामायण की परंपराओं पर केंद्रित होगा। तो आपको इसमें केवल और केवल 3 चीजें याद रखनी है। बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण, जम्मू कश्मीर, लागू कहाँ पे हुआ, मतलब शुरू कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। तो JNK में शुरू हुआ। दूसरी बात जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका अनावरण किसने किया? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पर केंद्रित होगा? रामायण की परंपराओं पर केंद्रित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्तव्य भवन पर। कर्तव्य भवन से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस बार कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो हो सकता है कल के दिन वो आपसे कहते हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। कोई टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें आ जाएगा राष्ट्रपति ने किया, तो गलत। और ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्तव्य भवन या कर्तव्य पथ ये वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत आता है। तो 6 अगस्त का नाम भी आपको याद रखना होगा। आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और उस पर हमला हुआ था। तो उससे आप याद कर सकते हो कि भारत में कर्तव्य भवन बनाया गया है उस दिन। और ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? यह भवन प्रशासनिक प्रक्रिया और शासन की सुव्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य में निर्मित होने वाले केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या बना रही है? केंद्रीय सचिवालय के भवन बना रही है और उसमें कर्तव्य भवन पहला भवन है। बस अप्रैल 2027 तक इन सारे भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा और कुल 10 कर्तव्य भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो कर्तव्य भवन में कुल कितने भवन हैं? 10 हैं। 2027 में अप्रैल में इसका पूरा निर्माण हो जाएगा और ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करेंगे, यानी प्रशासनिक भवनों के रूप में ये काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा पे चर्चा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख जाएगा। हो सकता है पेट वाले एग्जाम में दिख जाए, हो सकता है PCS वाले एग्जाम में दिख जाए, कहीं पर भी आपको दिखाई दे सकता है ये प्रश्न। परीक्षा पे चर्चा को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो खिताब है वो दे दिया गया है। यह मान्यता माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3,53,00,000 पंजीकरणों के साथ हासिल की गई उपलब्धि का प्रमाण है। तो सबसे पहले देखो, अब PCS क्या करने लगा है? अभी आर वाले एग्जाम में तो उसने ब्लंडर कर दिया, खेला कर दिया आपके साथ कि उसने वन लाइनर पूछा। मान लीजिए अगर वन लाइनर भी पूछता तो ये पूछ सकता था ना कि कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें किए गए थे। तो 3,53,00,000 रजिस्ट्रेशन किए गए थे। इन्हीं रजिस्ट्रेशन की वजह से इसे क्या मिला है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है, ये उसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ख्याति है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, तो ये प्रश्न आसान है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया गया था? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया गया था। फिर ये राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 कार्यकारी शक्तियों पर संघ को नियंत्रण प्रदान करता है और अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि कोई राज्य संघ के निर्देशों की अवहेलना करता है तो वह शासन की व्यवस्था की घोषणा कर सकता है और फिर भाई 356 को लगा सकता है। तो अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य संघ के निर्देशों की अवहेलना करेगा तब हम क्या लगा देंगे? 365 लगा देंगे और 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। 356 में क्या है? राज्य प्रशासन संभालने का अधिकार, यानी कार्यकारी शक्तियों पर संघ को नियंत्रण दे दिया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद लागू करने की प्रक्रिया क्या है? 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके लिए 1 महीने की अवधि दी गई है। 1 महीने की अवधि दी गई है। 44वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। अब चलिए अवधि और विस्तार। राष्ट्रपति शासन आरंभ से 6 महीने के लिए लगाया जाता है, उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक केस आया था जिसमें शायद DC बाधा केस था, उसमें उन्होंने बोला था कि बार-बार राष्ट्रपति शासन लगाना बिहार के लिए था। बिहार में लगातार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, बार-बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। एक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और कहा कि भैया 3 वर्ष की अवधि तक से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। तो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। शिक्षा से वंचित अनाथ बच्चों के सर्वेक्षण का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो जस्टिस BB नागरत्ना और KV विश्वनाथन की पीठ ने इसके साथ ही केंद्र से कहा कि वह 2027 में होने वाली आगामी जनगणना में ऐसे बच्चों के आंकड़ों को शामिल करने पर विचार करें। यानी जो शिक्षा से वंचित अनाथ बच्चे हैं उनके सर्वेक्षण का निर्देश क्यों दिया गया? 2009 में हमारे पास एक अधिनियम आया था RTE, राइट टू एजुकेशन। अब इन्हें राइट टू एजुकेशन मिल नहीं रहा, तो भैया इनके सर्वेक्षण का आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के 100 वर्ष, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रश्न आ जाए। इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। अब दिल्ली के विज्ञान भवन में 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। तो आप एक चीज याद रखना कि इनकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन व्याख्यानमाला का आयोजन देखिए आपका पूरा 26, 27 और 28 अगस्त। वो आपसे कह सकता है, यहाँ पे सितंबर लिख के दे सकता है कि सितंबर को 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया और ऊपर एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसकी स्थापना 27 सितंबर को हुई थी और आप सितंबर में फंस जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ ये बात तो सही है, 27 सितंबर को हुई थी तो व्याख्यानमाला का आयोजन भी सितंबर में हुआ होगा। लेकिन ध्यान रहे अगस्त में हुआ है व्याख्यानमाला का आयोजन, ये चीज आपको याद रखनी है। संगठन, संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सर संघचालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का निर्देश करते हैं। और सर संघचालक की नियुक्ति कैसे होती है? मनोनयन के द्वारा होती है, मनोनयन के द्वारा होती है। और प्रत्येक संघचालक, जो सर संघचालक होते हैं, वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। यानी उत्तराधिकारी की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? सर संघचालक के पास है। सर संघचालक की नियुक्ति कैसे होती है? मनोनयन के द्वारा होती है। संगठन में सबसे ऊपर कौन है? सर संघचालक। अभी वर्तमान में कौन है? श्री मोहन भागवत जी हैं। अब शाखा के बारे में आपने पता होगा कि बहुत सारी शाखाओं के माध्यम से ये काम करता है और लगभग 55,000 से ज़्यादा शाखा पूरे भारत में संघ की लगती है। ठीक, लगभग 55,000 से ज़्यादा, एक बहुत बड़ा डेटा है ये। शाखा की सामान्य गतिविधियां खेल, योग, वंदना, भारत विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक परिचर्चा शामिल रहती है। शाखाओं के प्रकार देख लीजिए। प्रभात शाखा सुबह लगती है, साय शाखा शाम को लगती है, रात्रि शाखा रात्रि को लगती है, मिलन शाखा सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन शाखा कहते हैं, मतलब सप्ताह में 1 या 2 बार। ठीक, संघ मंडली महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहते हैं। तो संघ मंडली और मिलन शाखा का नाम याद रखना आप लोग।
दुनिया के 80 देशों में कार्यरत है। बीबीसी के अनुसार आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान कौन है? आरएसएस। ये अगर प्रश्न आएगा तो उसका जवाब होगा आरएसएस। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पर। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। किसके द्वारा आयोजित की गई? ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित की गई। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का इन्होंने उद्घाटन किया। फिर इसके बाद ये कब हुई? 5 अगस्त 2025 को हुई। 5 अगस्त 2025 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 1954 को सबसे पहले ललित कला अकादमी का उद्घाटन हुआ था। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन उन्होंने 5 अगस्त को किया था। फिर इसके बाद ये जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत हुई है। और ये किस कला के क्षेत्र में ध्यान करती है या किस कला को उद्देश्य बनाकर अपने काम निष्पादित करती है? दृश्य कला के क्षेत्र में। दृश्य कला के क्षेत्र में गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। वी नागदास इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो ललित कला अकादमी के बारे में आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है। 1954 और फिर इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद और फिर इसके बाद दृश्य कला के क्षेत्र में ये काम करती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि 1860 के पंजीकृत जो 1860 का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक। तो ये विधेयक किस विधानसभा सीटों के पुनर्समायोजन के लिए आया? इतना ही प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना होगा गोवा। ठीक, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण है नहीं। आयुर्वेदिक, अब आप कहोगे कि लिख क्यों दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है, फोमो क्रिएट ना हो आपको। कभी कभी होता है ना, फलानी मैगजीन में दिया था, हम बताए दे रहे हैं हमें दिया है तो भाई गैर जरूरी है। और जब इसका मंथली एडिशन आएगा या फिर इसका जो क्या बोलते हैं 1 साल वाला एडिशन आएगा ना, उसमें ये चीज़ें नहीं रहेंगी। अभी आप पढ़ लो, पढ़ना होगा। आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची जारी। आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के निर्माण के लिए विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करने के उद्देश्य से किसने? फसाई ने। किसने जारी की सूची? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, फसाई ने जारी की। ठीक, आयुर्वेदिक आहार क्या होते हैं? आयुर्वेदिक आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित खाद्य पदार्थ जो संतुलन, मौसमी उपयुक्तता और प्राकृतिक अवयवों, जड़ी बूटियों के उपयोग पर जोर देती है, जो अपने चिकित्सीय लाभों के लिए जानी जाती है, उनको आयुर्वेद आहार कहते हैं। अब फसाई के बारे में देख लो। फसाई की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, लेकिन अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। तो स्थापना 2008 में हुई थी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में आया था। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। मानक एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। लेकिन फसाई एक संगठन के रूप में फसाई की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। यानी ये कैसा संस्थान है फसाई? फसाई एक वैधानिक संस्थान है, वैधानिक या विधिक संस्थान है। ठीक, अब इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं और फसाई भोजन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जिम्मेदारी इसकी क्या है? भोजन के लिए मानक निर्धारित करना। एक अध्यक्ष और 22 सदस्य 2006 के अधिनियम से 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्योंकि क्या कर रहा है ये? भोजन के लिए मानक निर्धारित कर रहा है। भोजन की जरूरत किसे होती है? परिवार को होती है। अब ये सारी जो चीजें हैं, मानक प्राधिकरण क्या क्या करता है ये आप पढ़ लेना। अब हम लोग चलते हैं आगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम है स्थिरता और नवाचार। तो थीम याद रखनी है आपको, स्थिरता और नवाचार। अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा बनकों को प्रोत्साहित किया था। और 2015 में भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में केवल 7 अगस्त याद नहीं रखना है, आपको 2015 भी याद रखना है कि 2015 को ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि हमारे देश ने एक राष्ट्रीय आंदोलन किया था स्वदेशी आंदोलन के नाम से, जिसके कारण स्वदेशी जो वस्त्रों या स्वदेशी चीज़ों को प्रोत्साहित किया गया था। और इसकी थीम है स्थिरता और नवाचार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चेन्नई में इसका उद्घाटन पहली बार हुआ था। अब ये देख लो, वर्ष 2030 तक जो हथकरघा निर्यात है, हथकरघा निर्यात, उसके उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि करने का लक्ष्य है। यानी जो हथकरघा उद्योगों के माध्यम से जो उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि करनी है। उत्पादन गुना 3 करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वस्त्र कथा के ऊपर। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वस्त्र कथा किसने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने। वस्त्र कथा नामक एक फैशन शो का आयोजन किया। तो वस्त्र कथा क्या है? कथा नहीं है कोई, फैशन शो है। और कौन सी सरकार ने इसे लागू किया? दिल्ली सरकार ने, जिसमें डिजाइनरों, नीति निर्माताओं, बुनकरों को एक मंच पर लाया गया। आयोजक कौन था? दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अपना घर विश्राम सुविधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना घर विश्राम सुविधा सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में ट्रक चालकों की लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो कौन सा मंत्रालय इसमें? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा। किसके लिए? ट्रक ड्राइवरों के लिए। कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 6 वर्ष पूरे हो गए। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। लागू नहीं किया था। लागू कब हुआ था? लागू आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। तो लागू नहीं हुआ था। निरस्तीकरण के 6 वर्ष यानी पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय की तरफ आ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय की तरफ आने के पहले थोड़ा सा ब्रेक। तो आगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों को देख लेते हैं। रूस का पहला हाई स्पीड रेल मार्ग बन गया है। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग रूस का पहला हाई स्पीड रेल मार्ग होगा, जो एक विशेष विद्युतीकृत डबल ट्रैक लाइन पर स्थापित किया जाएगा। और मार्च 2026 तक रूस अपना पहला हाई स्पीड रेल मार्ग बना लेगा। कौन सा वो होगा? मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग। बस इतना ही आपको याद रखना है। अल्टेनियट तांबे की खदान, अगर ये प्रश्न आ जाए कि अल्टेनियट तांबे की खदान जो हाल ही में चर्चा में रही, किस देश में स्थित है? चिली में स्थित। ठीक, अब चिली आपको पता है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है और चिली की राजधानी सैंटियागो है। इसकी आधिकारिक मुद्रा चिली पेसो है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? पहली बार भारत में आयोजित हुआ। और भारत में भी कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ 4 अगस्त 2025 को। भारत मंडपम में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेजबानी भारत ने की। फिलीपींस के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ। फिलीपींस की राजधानी सबको पता है मनीला है। और आपको एक चीज याद होना चाहिए कि भारत और फिलीपींस की जो राजनयिक संबंध है उसकी ये 75वीं वर्षगांठ है। बस इसीलिए फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए थे और हमारी राष्ट्रपति जी से उन्होंने मुलाकात की थी। स्लोवेनिया के बारे में देख लेते हैं। स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद स्लोवेनिया की राजधानी देख लीजिए, ल्यूबिलियाना स्लोवेनिया की राजधानी है। ठीक, इसकी आधिकारिक मुद्रा कौन है? यूरो है। डलास देख लो, अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र खोला गया। ठीक, नया भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र डलास में खोला गया। अमेरिका के टेक्सास राज्य में ये स्थित है। फिर इसके बाद रूस का कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ पे क्रासिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्ष बाद उसमें विस्फोट हो गया। तो अगर आप ये रूस देख रहे हो तो रूस में ये सी ऑफ ओकोटक्स दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो पेनिनसुला दिख रहा है
नारंगी कलर का, ये है कमचटका पेनिनसुला। यानी कमचटका पेनिनसुला की अगर रूस में लोकेशन देखी जाए तो किस तरफ आएगा? ईस्ट के साइड में आएगा। और बहुत ज़्यादा अगर आपको डेडिकेटेड देखना है तो नॉर्थ ईस्ट के साइड में आएगा। तो ये रूस के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। सी ऑफ ओखोटक्स है, उसके ऊपर बेरिंग सी है। बेरिंग सी को जैसे ही आप क्रॉस करोगे आप आर्कटिक ओशन में चले जाओगे। तो बेरिंग सी, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है, आपको पता है, रूस और यूएस के बीच में। और यूएस का यहाँ पे कौन सा वाला भाग है यहाँ पे, अगर आपको पता हो? अलास्का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिंटोटस पलुक्कास ने दे दिया इस्तीफा। ठीक है, दे देने दो इस्तीफा। आपको देखना है विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। तो विल्नियस है लिथुआनिया की राजधानी। लिथुआनिया किसके अंतर्गत आता है? बाल्टिक सी रीजन के अंतर्गत आता है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, आपको पता होगा ELL। ठीक, तो लिथुआनिया किसके अंतर्गत आता है? बाल्टिक सी रीजन के अंतर्गत आता है। बाल्टिक कंट्रीज को बोलते हैं। संयुक्त सागर 2025, चीन और रूस ने रविवार को जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तो संयुक्त सागर एक नौसैनिक अभ्यास है किसके बीच में? चीन और रूस के बीच में। और ये जापान सागर में आयोजित किया गया। ठीक, तो जापान सागर में आयोजित किया गया। ये है सी ऑफ जापान, जो जापान और चाइना और रसिया के बीच में है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आते हैं। ठीक, चाइना से सीधी सीमा नहीं लगती है सी ऑफ जापान की, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की लगती है और उसके बाद रसिया की लगती है। ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नजरबंद कर दिया। तो ये प्रश्न अगर बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में किस राष्ट्राध्यक्ष को, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को उसी के देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नजरबंदी का आदेश दे दिया गया। तो ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं जायर बोल्सोनारो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आर्थिक अवलोकन के ऊपर। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान हो गए लागू। कुल मिलाके प्रशासन को बेहतर बनाना है, निवेशकों की जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना है, बस यही है। और आपके परीक्षा के लिए उतना लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीआई के नए नियम लागू हो गए। नए नियमों के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा कि भैया ये प्राप्तकर्ता है, देख लो। यूपीआई ऐप उपयोगकर्ताओं को दिन में 50 बार अपना बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा देगी। तो सुविधा देनी पड़ेगी और इसकी अनुरोध या अनुमति पर रोक भी लगाई जा सकती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर की अवसर रिपोर्ट नीति आयोग ने निकाले हैं। नीति आयोग ने नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर की अवसर शीर्षक से रिपोर्ट और भारत इलेक्ट्रिक परिवहन सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हम लोग चलते हैं आगे। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया। अगर भारत के तहत देखा जाए तो दुनिया के 5 सबसे बड़े एविएशन मार्केट देख लो। अमेरिका, चीन, यूके, स्पेन, भारत और 6वें नंबर पर है जापान। अब बात आती है कि भारत में अगर सबसे व्यस्त रूट देखा जाए हवाई अड्डा का रूट, तो मुंबई दिल्ली सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का रूट है। 2024 में विश्व वायु परिवहन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने आंकड़े जारी किए थे। यानी ये आंकड़े किसके ऊपर हैं? दुनिया के बड़े एविएशन मार्केट के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ के आंकड़े हैं। ITA के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों की सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र का दबदबा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा लोग या तो एशिया की तरफ जाते हैं या वो प्रशांत वाले रीजन में जाते हैं। 10 सबसे व्यस्त रूटों में मुंबई दिल्ली किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे व्यस्त रूट कौन सा है, तो ये वाला है, जेजू आइलैंड से सियोल, या जिसको सोल भी बोलते हैं, जेजू सोल रूट द हवाई ऑफ साउथ कोरिया। ये सबसे व्यस्त रूट माना जाता है दुनिया के हवाई अड्डों का। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर, ठीक है, इसको छोड़ो। भारत के शीर्ष वस्तु निर्यात बाजार देख लो आप। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किसे करता है? अमेरिका को, फिर UAE को, फिर नीदरलैंड को। सबसे ज़्यादा निर्यात यहाँ पे करता है। ठीक, ये 3 टॉप हैं। फिर इसके बाद देख लो आप, भारत का कच्चे तेल का आयात, सबसे ज़्यादा तेल किससे आयात करता है? रूस से आयात करता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। भारत के शीर्ष 10 ट्रेड पार्टनर देख लो। शीर्ष 10 ट्रेड पार्टनर में चीन, अमेरिका, UAE, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर। ये आप टॉप 5 देख लो बस। चीन, अमेरिका, UAE, रूस, सऊदी अरब। अब यहाँ पे अगर कुछ चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि भारत इसके मामले में घाटे में चल रहा है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो भारत सरप्लस में चल रहा है। तो देखो, जो टॉप 10 भी अगर आप ट्रेडिंग पार्टनर देख लो तो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में केवल अमेरिका ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ भारत सरप्लस की स्थिति में, बाकी हर किसी के साथ भारत किस स्थिति में? घाटे की स्थिति में। तो ये चीज़ आप देख लेना। भारतीय निर्यात के लिए अग्रणी रीजन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अग्रणी रीजन है उत्तरी अमेरिका। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तरी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गंतव्य है, उसके बाद यूरोपीय संघ है। तो अगर रीजन की बात की जाए, अगर देशों की बात न की जाए, रीजन की बात की जाए तो सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन, फिर इसके बाद जो वेस्ट एशिया है वो वाला रीजन। तो वेस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका, ये भारत के टॉप रीजन है, पहला, दूसरा और तीसरा। और अगर देशों की बात आए तो सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ व्यापार करता है? चीन के साथ, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका के साथ और तीसरे नंबर पर UAE के साथ। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। विज्ञान वार्ता देख लेते हैं। गतिविधि व माइग्रेशन पैटर्न को समझने वाला ऑटोमेटेड सिस्टम, GC रायपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने विकसित किया है। गतिविधि और माइग्रेशन पैटर्न को समझने वाला ऑटोमेटेड सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। लाइव तस्वीरों को देखकर न सिर्फ वेल की पहचान करता है बल्कि समय के साथ खुद सीखता और बेहतर होता जाता है। उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आंगनबाड़ी में AI डिजिटल ग्रामीण शिक्षा क्रांति। कहाँ पे स्थापित की गई? बधवाना गाँव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में। और किसके सहयोग से की गई? कोलाबा AI प्रणाली, जिला परिषद नागपुर के। यहाँ पे AI आंगनबाड़ी संचालित की गई। तो ये 2 पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल पर ICJ का जलवायु निर्णय, ये UPSC के लिए जरूरी है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल का कानूनी रूप से बाध्यकारी अभी भी बना हुआ है ICJ के निर्णय के अनुसार। अब इसमें ये सब चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, ये मेंस के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल देख लेते हैं हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में पेश किया गया और 2005 में लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तहत पहला कानूनी साधन था, जिसके वर्तमान में 192 देश पक्षकार हैं। तो कुल मिला के 192 देश अभी इसमें शामिल हैं और 1997 में ये पेश किया गया था, 2005 में लागू हुआ था। यह काम क्या करता था? मूल सिद्धांत इसका क्या था? औद्योगिक देशों को अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना होगा। ठीक, जब पेरिस समझौता लागू हुआ तो 2016 में पेरिस समझौता प्रभावी हो गया, तो माना गया कि ये प्रतिस्थापित हो गया है। लेकिन वर्तमान में जब ICJ ने निर्णय दिया तो उन्होंने कहा कि ये अभी भी वैध बना हुआ है। हालांकि इसको पेरिस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, लेकिन इसके एंड की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये अभी भी वैध है। और अगर इसके दिए गए लक्ष्य हैं वो अभी भी वैध हैं और राष्ट्रों को इन लक्ष्यों के ऊपर अभी भी काम करना होगा। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन चरण इसरो का 2027 का लक्ष्य है। इसरो का लक्ष्य 2027 की पहली तिमाही में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन चरण के साथ अपना LBM-3 प्रक्षेपित करना। अब सेमी क्रायोजेनिक स्टेज क्या होता है? सेमी क्रायोजेनिक, सबसे पहले आप क्रायोजेनिक समझिए। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि अति निम्न ताप पर जो गैसें होती हैं वो कार्यरत रहें, अति निम्न ताप पर गैसें कार्यरत रहें, जिसमें हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखी जाती है और यह काम भी करती है। जैसे भारत में एक इंजन का विकास हुआ था
जीएसएलवी इंजन का विकास हुआ और उसमें 3 चरण थे। पहला चरण ठोस चरण था, दूसरा चरण द्रव चरण था और तीसरा चरण कौन सा चरण था? क्रायोजेनिक चरण था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अति निम्न ताप पर संरक्षित करके रखा गया था। अब सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन चरण किस तरीके से काम कर रहा है? सेमी क्रायोजेनिक मतलब कुछ अवस्था में वो क्या रहेगा? क्रायोजेनिक स्टेज में पहुंच सकता है, और अगर क्रायोजेनिक स्टेज में नहीं है तो वह अपने को किसी और स्थिति में भी बदल सकता है। अपने को गैसीय स्थिति में रख सकता है, अपने को द्रव स्थिति में रख सकता है, या अपने को ठोस स्थिति में रख सकता है। ठोस स्थिति हालांकि कम जायज़ है, गैसीय और द्रव स्थिति में रख सकता है और फिर उसके बाद अपने आप को सेमी क्रायोजेनिक स्थिति में ला सकता है। अब सेमी क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है? SC120। तो अगर कल के दिन यूपीएससी आपसे पूछे कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा SC120 क्या है? सेमी क्रायोजेनिक स्टेज है जो डेवलप हो रहा है। इसमें नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट्स का प्रयोग किया जाता है। नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट्स LOX यानी जो लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन, इसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। स्टेज कंबशन साइकिल फॉर हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो जो कंबशन साइकिल है उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी। क्रायोजेनिक की परफॉर्मेंस हो सकता है उतनी हाई ना रहती हो, क्योंकि उसमें द्रव हाइड्रोजन को रखा जाता है -253 पे, तो थोड़ा सा कठिन संरक्षण उसका होता है। अब ये जो प्रौद्योगिकी है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कम कॉस्ट में हम लोग केरोसिन को ही यूज कर सकते हैं। प्रोपेलेंट्स के तौर पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि प्रोपेलेंट्स के तौर पर LOX लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का प्रयोग किया जा रहा है, और थ्रस्ट इससे काफी अधिक मिलेगा। थ्रस्ट और स्पेसिफिक इंपल्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको। और प्रोपेलेंट लोडिंग 120 टन तक का जो ईंधन है वो इसमें भरा जा सकता है। ये डायमीटर हाइट की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है वो है प्रोपेलेंट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 4200 किलोग्राम भार को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने में ये सक्षम है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे आपको लगा होगा 4200 किलोग्राम लिखा, यहाँ पे 120 टन लिखा। 120 टन क्या है? प्रोपेलेंट लोडिंग है, मतलब इसमें इतना ईंधन लगाया जा सकता है। तो ईंधन की कैपेसिटी 120 टन है, जबकि जिसका जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है वो 4200 किलोग्राम है। ठीक, तो 4200 किलोग्राम भार को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ऐसा होता है कि जैसे एक यहाँ पे धरती है आपकी, ये दूसरा ग्रह है। अब इस दूसरे ग्रह के पास में हमें अपना एक ऑर्बिट स्थापित करना है या एक उपग्रह अपना स्थापित करना है। तो उपग्रह धरती से चलेगा, इस तरीके से धरती से गया और यहाँ से फिर कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि ये इसकी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो ये जो पूरा इसमें परिक्रमण किया, ये वाला परिक्रमण, ये वाला क्या होगा? GTO। ठीक, तो आप समझ गए होंगे GTO क्या होता है। भारतीय सेना का अनुसंधान प्रकोष्ठ, इसका नाम क्या? अग्निशोध रखा गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका उद्घाटन किया। IIT मद्रास में इसको स्थापित किया गया। तो IIT मद्रास में भारतीय सेना का अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन कर दिया गया। अब ये अकादमिक अनुसंधान को रक्षा प्रौद्योगिकी में बदलने का काम करेगा। फिर ये सारी चीजें ये काम करता है। अब हम लोग चलते हैं डीप लर्निंग सेंसर। डीप लर्निंग सेंसर किसने बनाया? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर विकसित किए हैं। और इससे फायदा क्या होगा? अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को इसमें सहयोग लिया गया है। यह सेंसर क्या करता है? यह सेंसर मुंह से निकली हवा को वॉइस कमांड में बदल देता है। मुंह से निकली हवा को वॉइस कमांड में बदल देगा, तो बोलने में किसी प्रकार की समस्या को दूर करने में मददगार है। जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिनको किसी भी प्रकार की जो स्पीच डिसेबिलिटी है, उनको दूर करने में ये काम कर सकता है। गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर की खास डिवाइस किस खेत में कब कितनी गहराई तक सिंचाई करनी है, यह डिवाइस बताएगी। तो ये किसने विकसित किया है? गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर ने। हालांकि उतना महत्वपूर्ण मतलब विकास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के लिए थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। एशियाई विशालकाय कछुआ देख लो, ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए जरूरी है। नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में विशालकाय कछुए का पुनः प्रवेश कराया गया। तो कछुए का पुनः प्रवेश किस सामुदायिक रिजर्व में कराया गया? ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में करवाया गया। और ये जो कछुआ है ये क्या करता है? जमीन के ऊपर घोंसला बना सकता है, उनकी रखवाली कर सकता है। तो ये कछुए के एक दुर्लभ व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है। यह मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है। फिर इसको जंगल का छोटा हाथी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने बीच फैलाव और अपमार्जन व्यवहार के कारण ये कुछ ऐसा काम करता है कि इसे जंगल का छोटा हाथी कहा जाता है। तो कथन कारण के रूप में प्रश्न बन सकता है कि फलानी कछुआ को जंगल का छोटा हाथी कहा जाता है। और कारण क्या दे देंगे? कारण दे देंगे कि अब यह अपने बीच फैलाव और अपमार्जन व्यवहार को दिखाता है। यहाँ पे देखो दो चीजें बताई जा रही हैं, जमीन के ऊपर घोंसले बनाना और उनकी रखवाली करना। अगर उसने दे दिया कि जंगल का छोटा हाथी कहा जाता है और कारण के रूप में ये बता दिया कि कारण ये है, तो कथन कारण तो दोनों सही होंगे, मतलब स्टेटमेंट के रूप में तो ये दोनों सही होंगे, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा। फिर इसके बाद देखते हैं संरक्षण स्थिति लाल सूची गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 के अंतर्गत ये आता है। IIT रुड़की ने एनर्जी एन व स्मार्ट केमिकल्स एंड मटेरियल्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। तो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी एन लिखा हुआ है, ठीक है। यह तकनीक नाइट्रोजन समृद्ध नैनो पोरस पॉलीट्राइजीन के उत्पादन के लिए अल्ट्रा फास्ट माइक्रोवेव सहायता प्राप्त विश्लेषण विधि पर आधारित है। तो बस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस देख लेना, इसमें ये महत्वपूर्ण वाला है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सूचकांक, शहर सूचकांक 2025, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 बाई काउंटर पॉइंट रिसर्च। इंपॉर्टेंट है काउंटर पॉइंट रिसर्च। उद्देश्य क्या होगा? AI क्षमता विकसित करना। तो जितनी भी ब्रॉड लेवल की जो बातें होंगी AI से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड, तो ब्रॉड लेवल टेक से रिलेटेड जो भी बात होगी वो स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा। बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 26वां स्थान मिला है और भारत का शीर्ष AI शहर बेंगलुरु बन गया है। तो भारत में शीर्ष कौन है? बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पर इसका स्थान क्या है? 26 है। अब विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व में कौन टॉप है? विश्व में सिंगापुर नंबर 1 पे, सोल या सियोल दूसरे नंबर पे और बीजिंग तीसरे नंबर पे और दुबई चौथे नंबर पे। तो ये सिंगापुर, सियोल और बीजिंग के नाम आप याद रखना और साथ में दुबई। चलिए, तो अब हम लोग झलक उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी वाराणसी में PM जी का दौरा हुआ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री ने जारी की। ठीक, यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो वाराणसी में PM आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2200 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का विकास है ये, और प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लॉन्च किया। PM किसान सम्मान निधि कब आई थी? ये 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। तो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक 20वीं किस्त, दूसरा 2200 करोड़ रुपए की परियोजना है और तीसरा हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज। नो प्लास्टिक सेल्फी विद झोला कार्यक्रम ये कहाँ से शुरू किया गया? रामगढ़ जिले से शुरू किया गया। नो प्लास्टिक सेल्फी विद झोला यानी ये कार्यक्रम क्या कर रहा है? ये कार्यक्रम कर रहा है पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और जिले के गांधी हाई स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटे बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू हुआ था। इस बार हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी में 4.6 करोड़ झंडे फहराए जाएंगे। चलिए, यूपी फेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जतिन वर्मा को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का सह उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सह उपाध्यक्ष कौन है? जतिन वर्मा। ई क्षमता पोर्टल स्वास्थ्य विभाग का है। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्वास्थ्य कर्मियों की काम में दक्षता का आकलन कराएगी, बल्कि उन्हें खुद भी अपनी क्षमता आकलन का अवसर देगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से कि जो ई क्षमता पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी कौन सा विभाग? स्वास्थ्य विभाग। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेड वॉर के बीच यूपी अब स्पेन, इटली व मलेशिया जैसे देशों से निर्यात बढ़ाएगा। अपन ये देख लेते हैं कि निर्यात के मामले में यूपी का क्या मामला है। यूपी के शीर्ष निर्यात गंतव्य, यानी यूपी से कोई चीज़ जा रही है किसी देश में, तो सबसे ज़्यादा यूएसए में जा रही है, फिर यूके में, फिर जर्मनी में, फिर नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। देश के कुल निर्यात में यूपी किस नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो देश के कुल निर्यात में यूपी का नंबर है 5वां। एक जिला एक नदी अभियान कहाँ पे चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक नदी, यानी कुल 75 नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक जिला एक नदी अभियान लागू किया गया है। यानी कम से कम, यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये मान के चलो कम से कम 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। अब ये कुल नहीं है, यहाँ पे ये कुल गलत लिखा हुआ है, कम से कम होना चाहिए। कम से कम 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। अभी तक 50 हो चुकी हैं। तो इस अभियान में कौन कौन शामिल है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों की मदद ली जा रही है। 10 प्रमुख विभाग इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं। सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप यहाँ पे हुई ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो 7 से 13 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चौथी सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजन हुआ? ग्रेटर नोएडा। बस इतना ही आपके लिए जरूरी है। फिर इसके बाद की बातें उतनी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में गोद लेकर आदर्श स्कूल कौन बनाएगा? चीनी मिलें ये काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गोद लेकर आदर्श स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। अब खेल खिलाड़ी देख लेते हैं। व्यक्तिगत मेडले में विश्व रिकॉर्ड लियोन मर्चेंट। मेडले क्या होती है कि जो तैराकी होती है, तैराकी में एक प्रतियोगिता होती है मेडले, तैराक में एक प्रतियोगिता होती है मेडले, ठीक। तो उसमें 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है लियोन मर्चेंट ने, ठीक। तो सिंगापुर में विश्व चैंपियनशिप हो रही थी। तो आपके लिए क्या जरूरी है? केवल ये जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत मेडले में लियोन मर्चेंट ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि ये भी है कि विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा था? सिंगापुर में हो रहा था। बस इतना ही आपके लिए जरूरी है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? अमेरिका के रियान लोचटे को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ने 9 गोल्ड सहित 29 गोल्ड मेडल जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक। मेडले रिले में अमेरिका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये चीज़ें आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लेना आपको। अंडर 17 महिला विश्व कुश्ती कहाँ पे आयोजित हुई? एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। अब ये पदकों का नाम देख लो। रचना ने स्वर्ण जीता, अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण जीता, ठीक। 65 किलोग्राम, 43 किलोग्राम। फिर इसके बाद मोनी ने रजत जीता 57 किलोग्राम में, काजल ने रजत जीता 73 किलोग्राम में, कोमल वर्मा ने कांस्य जीता 49 किलोग्राम में। अगर ये पढ़ना हो आपको देख लेना, लेकिन आपको केवल ये नाम याद रखनी है, और अगर हो सके तो इनके किलोग्राम याद रख लेना, बाकी उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एशियाई रग्बी सेवेंस अंडर 20 चैंपियनशिप, ये राजगीर बिहार में आयोजित की गई 9 से 10 अगस्त के बीच में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके शुभंकर अशोक का अनावरण किया। और ये क्या है? एक खरगोश है जो चपलता का प्रतीक है। ये आपको दिख रहा है अशोक, ठीक। ये जो अशोक है वो एशिया रग्बी सेवेंस अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर है। कोसा नोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट ट्रिपल जंप, इसकी ट्रिपल जंप हुई और इसमें अब्दुल्ला अबू बकर ने कजाकिस्तान की अलमाटी में। तो कोसोनोव मेमोरियल जो प्रतियोगिता हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है? कजाकिस्तान की अलमाटी में। यहाँ पे अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। चैंपियनशिप देख लो। अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? हरदीप सिंह ने। अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? वेदिका भंसाली ने। विश्व खेल 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, चीन के चेंगडू में आयोजित हुई। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है इस बार के पीसीएस में बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। 7 से 17 अगस्त 2025 के मध्य चीन के चेंगडू में होने वाले विश्व खेल 2025 के 12वें संस्करण में भारत का 18 सदस्यों का दल भाग लेने गया। इसकी थीम है सभी के लिए खेल। इन विश्व खेलों में वे खेल शामिल हैं जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये बात, ठीक। इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुई थी। आदित्य मेहता ने 2013 में विलियर्ड्स में स्वर्ण पदक जीत के भारत को पहला और एकमात्र पदक दिलवाया था, जो अभी तक विश्व खेलों में भारत का स्वर्ण पदक है। विश्व खेल में स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? आदित्य मेहता ने। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं? बीजिंग में। तो दोनों, चाहे विश्व खेल हो और चाहे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, दोनों चीन में आयोजित हो रहे हैं, लेकिन जगह अलग अलग है। ये चेंगडू में आयोजित हो रहे हैं और ये बीजिंग में आयोजित हो रहे हैं। बीजिंग में 14 से 17 अगस्त तक विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजित होंगे। मीडिया टूर के दौरान फुटबॉल मैच में, यहाँ पे फुटबॉल मैच का एक अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा था। अब जबलपुर देख लेते हैं हम लोग। चोला और डोकलाम सिक्किम में पर्यटन हेतु खोले गए। भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया। स्टेशन निदेशक भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन हेतु नियुक्त वर्तमान में 73 प्रमुख रेलवे स्टेशन के दायरे में। तो भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन हेतु नियुक्ति इनकी की जाती है स्टेशन निदेशक की, और वर्तमान में 73 प्रमुख रेलवे स्टेशन के दायरे में आते हैं। जनसेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा केंद्र को लोकार्पित किया दिल्ली की जनता को। जनसेवा केंद्र क्या होते हैं? आम जनता की समस्याओं के समाधान, केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आदि के लिए ये प्रभावी माध्यम बनता है। जल सखी योजना उत्तराखंड में क्या हो रहा था कि महिला स्वयं सहायता समूहों को देहरादून के गढ़ी कैंट में आयोजित रक्षाबंधन समारोह 2025 में पुष्कर धामी ने घोषणा की जल सखी योजना। इसमें क्या किया जाएगा? पेयजल आपूर्ति, बिल वितरण, वसूली और रखरखाव का काम कौन करेगा? महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से किया जाएगा। नागरंगी स्पर्धा पारंपरिक बैल दौड़ है। ये स्थान कौन है? रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र, रिंगणे गांव में ये परंपरा है। रिंगणे गांव परंपरा पारंपरिक हल चलाने की दौड़, जिसमें किसान अपने बेशकीमती बैलों को दौड़ाते हैं। तो रिंगणे गांव का नाम याद रखना है आपको, महाराष्ट्र का नाम याद रखना है, और कोंकण मानसून के दौरान यह आयोजन किया जाता है। नागरंगी स्पर्धा, जिसको पारंपरिक बैल दौड़ कहते हैं। इसका वीडियो लिंक ओपन करके देखिएगा तो आपको इसकी पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से ये जो वो है अभियान वो कराया जाता है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ के 143 साल के इतिहास में पहली महिला डीजी। अगर डीजी आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर जनरल को ही महानिदेशक बोलते हैं, ठीक। ये 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। पीएम की सुरक्षा, बीएसएफ और कश्मीर में खुफिया विभाग में भी इनको कार्यानुभव मिला हुआ है। कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी कार्य करने का अनुभव इनके पास है। दिल्ली में 15वां भारतीय अंगदान दिवस, यहाँ पे क्या किया गया? तेलंगाना सरकार को देश में सबसे ज्यादा अंगदान के लिए सम्मानित किया गया। तेलंगाना में एक परियोजना चल रही थी जिसका नाम था जीवन दान कार्यक्रम। तो जीवन दान कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक। कौन सा? भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस होता है 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस आयोजित होता है। विश्व संस्कृत दिवस समारोह देख लो, 9 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, ठीक। तो गुजरात में ये मनाया जाएगा, मतलब आज मनाया जा रहा होगा विश्व संस्कृत दिवस समारोह। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को, और संस्कृत सप्ताह 6 से 12 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा, ठीक।
चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होगी? चेन्नई में आयोजित होगी। यहाँ पे 2 राउंड रॉबिन समूह शामिल है, मास्टर्स और चैलेंजर्स। चैलेंजर्स वर्ग में सभी भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे, उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। बहाई उपासना गृह इंपॉर्टेंट है। बिहार में नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ से 6 किलोमीटर दूर हरगावा में, हरगावा ये नाम याद रखना आप, हरगावा। अगर स्थान का नाम पर्टिकुलर आ जाए तो हरगावा, और अगर राज्य का नाम आ जाए तो बिहार, तो हरगावा में देश का दूसरा और बिहार का पहला बहाई उपासना गृह तैयार हो रहा है। अब ये बहाई उपासना गृह बहाई मतावलंबियों के लिए होता है, और दिल्ली में एकमात्र जो लोटस टेंपल है वो बहाई मतावलंबियों के लिए उपासना गृह का काम कर रहा है। सेलिब्रिटी स्पेशल देख लो, लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? नितिन गडकरी जी को मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये देख लो। जूरी प्रमुख और उद्घोषक कौन थे इसके? आशुतोष गोवरिकर थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता जवान के लिए शाहरुख खान को मिला, और 12th फेल के लिए जो आपकी फेवरेट मूवी है उसके लिए विक्रांत मैसी को मिला। पहली बार ये पुरस्कार इन लोगों को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को मिला, इन्हें भी पहली बार ये पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? 12th फेल थी, इंपॉर्टेंट फीचर फिल्म याद रखना, फीचर फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म यहाँ पे याद रखना, हिंदी फिल्म कटहल, ये बुंदेलखंड रीजन के ऊपर बनी हुई पिक्चर है। ये मुझे मेरे एक मित्र ने वो की थी, रिकमेंड की थी, बहुत शानदार मूवी है, इसको आप लोग जरूर देखना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, केरला स्टोरी, केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गायक PVNS रोहित, इन्हें ये पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ गायक में अगर ऑप्शन में आ गया अजीत सिंह तो आप तो बह जाओगे, ले जाने कहाँ हवाएं, हवाओं को रोक देना है और याद कर लेना है PVNS रोहित। सर्वश्रेष्ठ गायिका कौन है? शिल्पा राव बेहतरीन गायिका, वन ऑफ माई फेवरेट। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी बेबी मर्चेंट, रानी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से वो लगाए थे बॉक्सेस, ये पता नहीं जब PDF बनी तो PDF में ये उल्टा सीधा हो गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, भारत में ऐसी फिल्म लोकप्रिय होंगी प्रेम कहानी वाली, तो लोकप्रिय में अगर आपसे पूछा जाए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, फीचर में अगर पूछा जाए 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछा जाए तो कटहल। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के जो व्यक्तित्व होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे मरण, कौन लोग मरे या देहांत, इस तरीके की शब्दावली हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्होंने देश दुनिया के लिए कुछ ना कुछ काम किया रहता है, हमसे तो बेहतर ही किया रहता है। चलो सबसे पहले शिबू सोरेन जी को देख लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था और ये संथाल जनजाति से आते थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न आ जाए संथाल नवयुवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो शिबू सोरेन जी ने की थी। 1972 में AK रॉय, विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, आपने सुना होगा नाम, झामुमो का गठन किया। ठीक, सोरेन झामुमो के महासचिव थे। मनमोहन सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री रहे और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। सत्यपाल मलिक जी को देख लेते हैं। सत्यपाल मलिक जी अपने कश्मीर में जब राज्यपाल थे उस कार्यकाल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका जन्म मेरठ के बागपत में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अलीगढ़ से सांसद थे, यानी उत्तर प्रदेश में ही निवासी थे और उत्तर प्रदेश में ही सांसद थे। जनता दल से अलीगढ़ से सांसद ये रहे थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल 13वें राज्यपाल थे ये, जिनके कार्यकाल में अनुच्छेद 35A हटा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या ये केवल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे? नहीं, बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल ये रह चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नरक का दरवाजा, पिछले 50 वर्षों से तुर्कमेनिस्तान स्थित नरक का दरवाजा बंद होता दिख रहा है। कराकुम रेगिस्तान में मीथेन गैस के रिसाव से प्रज्वलित विश्व के अनोखे पर्यटक स्थल की आग अब शांत हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि नरक का दरवाजा चर्चा मेरा कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में, कराकुम रेगिस्तान के अंतर्गत है। और कराकुम रेगिस्तान में ये नरक का दरवाजा है, किस गैस से प्रज्वलित हो रहा है? मीथेन गैस से प्रज्वलित हो रहा है। बिहार संग्रहालय का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। पटना के बिहार संग्रहालय में 10वें स्थापना दिवस पर एक द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया और बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक महोत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष के समारोह का विषय क्या है? ग्लोबल साउथ साझा विरासत। ग्लोबल साउथ साझा विरासत इस वर्ष के समारोह का विषय है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लाइन माफिक वन लाइनर, बेहतरीन एकदम परीक्षा में आने वाले धड़धड़ाते हुए और आप इनको एकदम सही करते हुए जाओगे। हाल ही में भारत ने स्पेन की एयरबस कंपनी किसकी? स्पेन की मिशन रेडी के अंतर्गत C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किए। तो परीक्षा में क्या आएगा? C295 हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? सैन्य परिवहन विमान। ठीक, याद रखना, सैन्य परिवहन विमान है, लड़ाकू विमान नहीं है, परिवहन विमान है। हाल ही में एक समर्पित अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन कहाँ पे गठित किया गया? दिल्ली में गठित किया गया। दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। 500 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया सौर ऊर्जा का। ऑपरेशन मिला, दिल्ली पुलिस द्वारा लापता लोगों की खोज के लिए ऑपरेशन मिलाप हो गया। हिंदू अध्ययन केंद्र, देश में BHU के बाद दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया। हिंदू अध्ययन केंद्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे? दून विश्वविद्यालय में। केरल में GST विभाग ने 2 जिलों में डिजिटल माध्यम से कर निपटान के लिए पायलट परियोजना लागू की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य में M2 स्तर की सौर जाला का पता लगाया। सौर खगोल विज्ञान प्रयोगशाला रूसी विज्ञान अकादमी ने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। नई दिल्ली में पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद आयोजित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एकीकृत उन्नत विनिर्माण के लिए IIT रुड़की और फॉक्सहॉग वेंचर्स के बीच में समझौता। तो एकीकृत उन्नत विनिर्माण के लिए IIT रुड़की ने किसके साथ समझौता किया? फॉक्सहॉग वेंचर्स के साथ समझौता किया। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एकीकृत उन्नत विनिर्माण के लिए फॉक्सहॉग वेंचर्स ने किस IIT के साथ समझौता किया? IIT रुड़की के साथ। विब्रियो पैक्टिनिस्डा बैक्टीरिया सी स्टार, समुद्र में सी स्टार्स रहते हैं, इनकी मौत हो गई बहुत ज़्यादा, 5 अरब मौत हो गई थी, 5 अरब सी स्टार्स मारे गए थे। तो पता किया गया क्यों मारे गए, तो पता चला एक विब्रियो पैक्टिनिस्डा बैक्टीरिया जिसके कारण इनकी कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और विलुप्ति के कगार पे। नाइजीरिया, सीमा शुल्क विभाग ने नाइजीरिया जाकर 1600 से ज़्यादा तोते, कैनरी पक्षी जब्त किए। ठीक, और यह पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीव तस्करी की सबसे बड़ी जब्ती है। तो भाई तस्करी चल रही थी नाइजीरिया में, पकड़ लिए गए। उत्तरकाशी के धराली में जल प्रलय, आप थोड़ा सा ये याद रखना धराली नाम, क्योंकि एक नाम है धरावी है महाराष्ट्र में। ठीक, तो उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है। ये क्या है? उत्तरकाशी में धराली, और धराली कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये चीज़ आप याद रखना। फ्रांस के और क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई। 16,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो गई। तो भीषण आग लग गई जंगलों में। हाल ही में किस देश के जंगलों में भीषण आग का कहर देखा गया? फ्रांस। शुरुआत में जब इस वर्ष का आगमन हो रहा था या इस नववर्ष का आगमन हो रहा था तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आग देखी गई थी। तो सैन फ्रांसिस्को और क्षेत्र ये किस ये चर्चा में रहे हैं? दोनों क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जंगल की आग की वजह से चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस वीक की मैगजीन का एंड, और आगे हम लोग ऐसी ही सूचनाएं और ऐसी ही खबरें देते आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो जुड़िए, नहीं पसंद आता है तो हमें बेटर करने के लिए सजेशन दीजिए। और बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं और भी जुड़े हैं तो अच्छी बात है। ज़रूरी क्या है? आपका सिलेक्शन, वो चाहे हमारे माध्यम से हो, हमारे सहयोग से हो या किसी और के सहयोग से, केवल और केवल आपका सिलेक्शन आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए पढ़ते रहिए,
मस्त रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।